हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी क्यों करते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हमने वृद्धि और विकास में अंतर देखा था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हमने देखे थे, जिसमें से अगर हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कितने तरह के डोमेन्स थे हमारे? फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज। ठीक है, 3 तरह के थे। वैसे बेसिकली बहुत सी बुक में 5 भी दिए हैं और 5 को भी अलग अलग तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके के मिलेंगे। लेकिन अगर ब्रॉडली हम देखें तो हमारे जो डोमेन्स हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ठीक है, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज एक साथ आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जितना अच्छा आपका कॉग्निशन होगा उतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है, ब्रेन जितना अच्छा काम करेगा उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को ग्रास्प करेगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज आपकी अटेंशन पे डिपेंड करती है कि आप कैसे चीज़ों पे अटेंशन देते हो और उसको ग्रास्प करते हो। ठीक है, फिर है हमारा सोशल एंड इमोशनल। ऑब्वियसली जो इमोशनल है, इमोशंस है, वो हमारे कहाँ से डेवलप होते हैं? सोशल से डेवलप होते हैं। और एक बात और, ये तीनों अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी कि अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर फिजिकली कोई इंसान अच्छा है, किसी को फिट बॉडी है और फिजिकली अगर आप देखोगे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो उसका क्या होगा? सोशल और कॉग्निशन डेवलपमेंट भी बेहतर होगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर कोई एक डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं है तो बाकी डेवलपमेंट भी आपके प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं सारे ही डेवलपमेंट। क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड। ठीक है, इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर एक डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा है तो दूसरे डेवलपमेंट को भी वो बेहतर तरीके से, यानी कि पॉजिटिव वे में क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। या फिर एक डेवलपमेंट कुछ आपका सही नहीं है तो वो और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड होते हैं, समझ में आ गया। फिजिकल डेवलपमेंट में हमने बात कर ली थी, जिसमें हमने ये देखा था कि बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शंस हमारा आ रहा था। फिजिकल डेवलपमेंट में अपीयरेंस आ रहा था, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम आ रहा था, फिजिकल हेल्थ, मोटर डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम देखें तो लाइफ स्पैन को, यानी कि पूरा जो जीवन चक्र है उसको हमने कितने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। किसी किसी बुक में ये ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हम कौन सा पढ़ते हैं? हम एक इन जनरल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एक जनरली अगर हम देखें तो वो हमारा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में 8 स्टेज होती है। सबसे पहली है प्रीनेटल, फिर है इन्फेंसी एंड टोडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। ठीक है, तो इस तरीके की 8 स्टेजेस हमारी हैं, जिसमें से प्रीनेटल हमारा होता है कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक। प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था इसको हम बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट होता है? ये होता है कॉन्सेप्शन से। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या है? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिल जाता है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है? हमारा बेबी का जन्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, निषेचन, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो निषेचन से लेकर के बर्थ तक, जब बच्चा जन्म ले लेता है, बेबी बॉडी से बाहर आ जाता है फीमेल की, तो वहाँ तक की स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल बोलते हैं। इन्फेंसी एंड टोडलरहुड। इन्फेंसी एंड टोडलरहुड में क्या है? बर्थ से लेकर के 2 साल तक, 2 ईयर तक। ठीक है, इन्फेंसी ये एग्जाम में आया हुआ अभी है कि टोडलर कौन सी एज होती है। ठीक है, तो बर्थ से लेकर के 2 ईयर तक हमारी जो ईयर एज होती है उसको हम टोडलरहुड बोलते हैं, या टोडलर उस बच्चे को बोलते हैं। एग्जाम में आया हुआ है, ये नेट के एग्जाम में आया हुआ है। उन्होंने टोडलर दिया था और अलग अलग एज ग्रुप दे रखे थे। ठीक है, नीचे तो हमें उनमें से एक एज ग्रुप को सिलेक्ट करना था। तो इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड है आपका 2 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड है 6 to 11 ईयर, एडोलसेंस है 11 to 20 ईयर, और हमारा अर्ली एडल्टहुड है 20 to 40 ईयर, मिडिल एडल्टहुड है आपका 40 to 60 ईयर, और लेट एडल्टहुड है आपका, जिसे हम ओल्ड एज भी बोलते हैं, 60 ईयर से लेकर के डेथ तक। ठीक है, तो ये हमारे 8 स्टेजेज हो गई। सबसे पहले प्रसव पूर्व, यानी कि हमारी जो गर्भावस्था होती है, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक। शैशवावस्था हो गई हमारी, जन्म से लेकर के 2 साल तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गई हमारी 2 साल से लेकर के 6 साल तक। मध्यम बाल्यावस्था हो गई हमारी 6 साल से लेकर के 11 साल तक। किशोरावस्था हो गई हमारी 11 साल से लेकर के 20 साल तक। प्रारंभिक वयस्कावस्था हो गई, या प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं इसे, 20 साल से लेकर 40 साल तक। हमारा मध्य वयस्कावस्था हो गई 40 ईयर्स से लेकर के 60 ईयर तक, और वृद्धावस्था हो गई हमारी 60 ईयर्स से लेकर के मृत्यु तक। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा ये जिसको।
फिर है हमारा बेसिक इशूज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या इशूज़ हैं, मतलब अगर हम देखें कि किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम कुछ थ्योरीज इसमें हैं। तो हर थ्योरीज जो है इन चीज़ों पे बात करती हैं, जैसे कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूस होता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब ये है कि पूरे जीवन पर्यंत हमारा जो विकास है वो चलता रहता है। एक चीज़ हम जब बचपन से अडॉप्ट कर लेते हैं तो वही हमारे जीवन भर चलती रहती है, ठीक है। तो वो कॉन्टीन्यूस हो गया। डिसकॉन्टीन्यूस का मतलब क्या है कि डिसकॉन्टीन्यूस वाले जो थ्योरिस्ट थे वो ये मानते थे कि हमारे अंदर स्किल्स आती हैं फिर चली जाती हैं स्टेज के साथ, ठीक है। फिर दूसरी स्टेज आएगी तो नई स्किल आएंगी, फिर उस स्टेज के साथ वो भी चली जाएंगी, फिर थर्ड स्टेज आएगी तो कुछ नई स्किल्स आएंगी और फिर वो भी चली जाएंगी। तो ये हमारा एक सीढ़ी की तरह होता है कि हमने एक सीढ़ी चढ़ी, वो सीढ़ी ख़त्म हो गई, उसके बाद हमने दूसरी सीढ़ी चढ़ी। तो स्टेयर्स में जब हम चढ़ते हैं तो एक एक स्टेयर्स करके जब हम चढ़ते हैं तो वही हमारा क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूस में क्या माना जाता है, कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि जो जीवन है हमारा, जो बेबी है हमारे, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं। उनमें हर चीज़, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ें उनमें हैं और हम में नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ हमारे उसमें सेम ही होता है। तो कॉन्टीन्यूस वाले मानते हैं बालकों को दुनिया के प्रति नज़रिया वयस्कों के भांति ही होता है, मतलब कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो लोग भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं। विकास क्या है, स्मूथ है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति एक तरह के कौशलों को जोड़ते जाते हैं, मतलब कि स्मूथनेस का मतलब क्या है, स्मूथली चलती जा रही है, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा, बस ऐड ही होता जा रहा है, ठीक है। हर चीज़ आपके अंदर ऐड ही होती जा रही है, वो प्रक्रिया है। व्यक्ति हर एक तरह के कौशल को, उसमें नए कौशल सीखते जाएंगे और पुराने कौशल को भूलेंगे नहीं, उसी में वो ऐड करते जाते हैं, ठीक है। मिच्योर और इमेच्योर व्यक्तियों के अंदर सामान्यतः अमाउंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी में अंतर होता है, ठीक है। किसमें अंतर है, अमाउंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी में, मतलब कि मुझे कम आती है, बड़े वाले को मुझसे थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन स्किल हम दोनों को ही आती है, ठीक है। तो क्या है, अमाउंट में और कॉम्प्लेक्सिटी में ही बस अंतर है, बाकी और किसी चीज़ में अंतर नहीं होता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस वाले क्या मानते हैं, डिसकंटिन्यूस वाले ये मानते हैं कि दुनिया को समझने और रिस्पॉन्ड करने का तरीका बालकों का वयस्कों से भिन्न है, ठीक है। बालकों का अलग है, वयस्कों का भिन्न है, ठीक है। और ये मुझे लगता है सही भी यही है, क्योंकि हम बच्चे हमारे जैसा नहीं सोचते, उनका एक अपना अपना ही एक यूनिक वे होता है सोचने का, ठीक है। तो क्या है, हमारा विकास स्टेजेस में होता है। इसमें सोचने, महसूस और व्यवहार करने में गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। कि मतलब सच में क्या, सब में क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। आज मैं कुछ हूँ, कल को मैं बिल्कुल बदल जाऊँगी, नई चीज़ हो जाऊँगी। जैसे कि आप देखते होंगे जब बच्चा टीनेजर में आता है, तो जब वो टीनेज में होता है तो आप देखोगे कि वो एक छोटे बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। उसको ट्रीट भी बिल्कुल अलग ही किया जाता है। तो वो क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनी, ठीक है। इसमें क्या है कुछ लोग मानते थे कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा वन कोर्स है, कुछ लोग मानते थे वो मैनी है, ठीक है। तो सभी स्थान के व्यक्ति विकास का एक यूनिक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे तो इंडिया के भी, अमेरिका के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी सभी बच्चे पहले चलना बैठना सीखेंगे, फिर खड़ा होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे। ऐसा कोई भी किसी भी देश का बच्चा नहीं होगा, चाहे वो देश कितना भी डेवलप हो जाए, कि उनके वहाँ का बच्चा सीधे दौड़ना शुरू कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा एक सीक्वेंस को ही, हर जगह एक ही सीक्वेंस को बेबी जो है फॉलो करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट, जो भी विकास होगा वो एक ही सीक्वेंस में होगा हर जगह, ठीक है। सभी व्यक्ति कंटेक्स्ट में रहते हैं, पर्सनल एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। पर्सनल में रहते हैं और इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं, और इन दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन के कारण स्वरूप में बदलाव आता है। मतलब कि एक, हम सब किस में रहते हैं, कंटेक्स्ट में रहते हैं। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, जो एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। जैसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मेरे को मेरे हेरिडिटरी से मिला है, ठीक है। मेरे को ऐसा हेरिडिटरी से मिला है कि मेरी हाइट बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो मेरी हाइट अच्छी है, मेरा आईक्यू अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या है, पर्सनल हो गया। और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेज है, ये स्पेलिंग गलत है, ये देख लीजिएगा। सर्कमस्टेंसेस के होते हैं, जो इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी कि आसपास घर, स्कूल, पड़ोस का जो हमारा माहौल है, वातावरण है, दोनों का ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलकर के हमें क्या करता है, डेवलपमेंट हमें देता है। यानी कि अगर मेरा को बहुत अच्छा, मेरा पर्सनैलिटी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा घर का आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो मेरी पर्सनैलिटी को मैं उतना इन्हेंस नहीं कर सकती जितना मैं अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिलता तो उस समय कर सकती थी, ठीक है। तो ये क्या है, क्या कोई एक ही चीज़ हम पे
इफेक्ट डालती हैं या बहुत सारी चीज़ें हमारी इफेक्ट डालती हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें, यानी कि हमारा घर का माहौल भी, स्कूल कैसा है, पड़ोस कैसा है, कंटेक्स्ट कैसा है, ये सब मिलकर के पर्सनैलिटी हमारी कैसी है, पर्सनल हेरिडिटरी हमारे अंदर क्या है, ये सब मिलकर के एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसके चलते ही हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। विकास को एक कारक प्रभावित करता है या अन्य कारकों का भी इस पे प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर मैं मानूं कि सिर्फ मुझ पे मेरी हेरिडिटी का ही प्रभाव पड़ा है या सिर्फ मुझ पे मेरे इन्वायरमेंट का ही प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर इन्वायरमेंट मुझे मिला है, एक से बढ़ के एक। मेरे को घर का माहौल बहुत अच्छा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, आसपास बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन अगर मुझे हेरिडिटरी से उतना अच्छा IQ लेवल नहीं मिला है तो मैं उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, विकास को सिर्फ एक ही चीज़ प्रभावित करती है या बहुत सारी चीज़ें मिलकर के विकास को प्रभावित करती हैं। ये हमारा इसमें था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर में क्या है, नेचर मतलब होता है जो हमारी प्रकृति है, मतलब प्रकृति मतलब हमारी इंटरनल प्रकृति, यानी कि हमारा बायोलॉजिकल मेकअप। बायोलॉजिकल मेकअप का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर जेनेटिक होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेकअप का मतलब क्या है, हर इंसान, हर बच्चा किसकी तरह होता है, वो अपने पेरेंट्स की तरह होता है। कहीं ना कहीं उस जो DNA उसके अंदर आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से ही लेता है और उसके सारे डेवलपमेंट को वो DNA ही क्या करता है, डायरेक्ट करता है। यानी कि बिल्कुल हमारे अंदर जो चलने का टाइम, बैठने का टाइम, ये सब हमें हमारे DNA से ही मिल गया है, ठीक है। कि हम 1 साल में चलने लगेंगे, ये सब हमारे DNA के अंदर ही फिट है और यही हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो या नेचर हमारे डेवलपमेंट यानी कि हेरिडिटी हमारे हमें ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है या फिर नर्चर ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है। नर्चर मतलब हमारी प्रकृति, सॉरी हमारी जो आसपास का माहौल है, इन्वायरमेंट जो है, ठीक है। नर्चर हो गया, नर्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ हम पलते हैं, ठीक है। नर्चर मतलब पालन पोषण को हम नर्चर बोलते हैं। तो नर्चर क्या है, नर्चर वो है जो कि हमारे घर के आसपास का माहौल है, हमारे घर की फैमिली का इन्वायरमेंट है, वो हमारा क्या होता है, नर्चर होता है। यह कॉम्प्लेक्स फोर्सेज जो फिजिकल एंड सोशल वर्ड से आती है, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, जिस तरीके से वो हमें बनाना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को वैसा ही बनाते जाते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस विकास को अधिक प्रभावित करते हैं। अब नेचर वाले तो ये कहते थे कि भाई इन्वायरमेंट कैसा भी हो, अगर हमारे बच्चे में के अंदर जेनेटिकली उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं तो उसे कोई बेहतर नर्चर की जरूरत, उसे माहौल की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जेनेटिकली वो अच्छा है तो अच्छा करेगा। नर्चर वाले कहते थे कि जेनेटिकली आपके अंदर कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका क्या है, आपको जेनेटिकली आपके अंदर कुछ भी हो लेकिन आपको अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो इस बात में दोनों के बीच में एक तरह से वाद विवाद होता था। नेचर वाले ये कहते थे कि जेनेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्चर वाले ये बोलते थे कि फैमिली इन्वायरमेंट या माहौल आसपास का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, ठीक है। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज में क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब ये है, गुणों में अच्छे या काम जो व्यक्ति प्रारंभ में होते हैं वे सदैव ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। ये थ्योरिस्ट क्या करते थे, हेरिडिटरी पे बल देते थे। इनका मानना क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर स्टार्टिंग में कोई बच्चा बहुत एक्टिव है, ठीक है, जब वो 3 4 5 साल का बहुत अच्छा एक्टिव बच्चा है आपके घर के आसपास, तो अब आप जब उसे एज अ एडोलसेंस देखोगे, एडल्ट देखोगे, तो उतना ही एक्टिव होगा वो, ठीक है। स्टेबिलिटी वालों का यही मानना था कि बचपन में जो जैसा होता है, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं, वो ही पूरे जीवन भर उसके अंदर रहती है। मतलब कोई बच्चा बहुत ही परेशान, डिप्रेस है और ऐसा बच्चा है कि बहुत रोता है, बहुत ही रोने वाले बच्चे जो होते हैं, परेशान बच्चे जो होते हैं, तो आप उनको एज ए एडोलसेंस देखोगे, तब भी वो आपको उनके अंदर पर्सनालिटी में ये सब गुण दिखाई देंगे। स्टेबिलिटी वालों का ये कहना था। चेंज वालों का ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट आपको मिलता जाएगा, आपके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं वो बिहेवियर का जो बिहेवियर बन गया है वो उसको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। यह इन्वायरमेंट को महत्वपूर्ण मानते थे। तब यह अर्ली एक्सपीरियंस का बिहेवियर के लाइफ लॉन्ग पैटर्न के रूप में व्यक्त कर देते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंसेस आपको मिलते जाएंगे, बचपन में अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला है, आप डिप्रेस हो, तो जैसे जैसे बड़े हो गए आपको अच्छा माहौल मिलेगा, तो आपका जो डिप्रेस होना है वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, ठीक है। फिर है द लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव और बैलेंस व्यू। पहले वाले लोग जो थे, पहले तरह के जो थ्योरिस्ट थे, पुराने ज़माने के जो थ्योरिस्ट थे हमारी 19th सेंचुरी के, वो किसी एक व्यू को लेकर के उसमें ही स्टिक रहते थे कि हाँ हमारा तो हेरिडिटरी ही हम मानते हैं कि वो ही मेन है। इन्वायरमेंट वाले इन्वायरमेंट ही मानते थे कि वो ही मेन है, ठीक है।
और इसके अलावा लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोग जो है सबको बैलेंस मानते हैं कि हाँ हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट है और हमारा जो इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं और डेवलपमेंट पे दोनों ही इक्वल प्रभाव डालेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस ऑल्टरनेटिव चलते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर धीरे धीरे आती हैं और लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे अंदर आती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस ऑल्टरनेट चलते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटरी भी हमारे क्या है, पैरेलल एक दूसरे के चलते हैं, यानी कि बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर हेरिडिटरी भी क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट क्वालिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों कैसे चलेंगे, हमारे पैरेलल चलेंगे। तो ये हमारे व्यूज़ थे। व्यूज़ है, इशूज़ का मतलब ये है कि जो जिन लोगों ने थ्योरीज लिखी हैं जो वो किसी एक पर्टिकुलर इशू पे लेके लिखी हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग कंटिन्यूस को ही मानते थे, कुछ लोग डिसकंटिन्यूस को ही इम्पोर्टेंट मानते थे, कुछ लोग एक चीज़ प्रभावित मानते थे, कुछ लोग एक से ज़्यादा चीज़ों को का प्रभाव मानते थे डेवलपमेंट पे, ठीक है। कुछ लोग नेचर को ज़्यादा, यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल है यानी कि हमारी हेरिडिटी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, कुछ लोग हमारे नर्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, कुछ लोग स्टेबिलिटी पे मानते थे कि जो जैसा बन गया लाइफ लॉन्ग में वैसा ही रहेगा, कुछ लोग चेंजेस पे बिलीव करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव जो है वो होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था कुछ इश्यूज हैं, ये आ जाते हैं एग्जाम में, कॉन्टिन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूस, और ये आपका नेचर वर्सेस नर्चर, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंजेस। तो ये इश्यूज आ जाते हैं और मैच करने के लिए आ जाते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ कौन सा था हमारा, स्टेबिलिटी के साथ हमारा चेंजेस था, कॉन्टिन्यूस के साथ डिसकॉन्टिन्यूस था, नेचर के साथ नर्चर था, हेरिडिटी के साथ हमारा इन्वायरमेंट था, ठीक है। तो ये कभी कभार मैच करने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, हमारे जो विकास है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है। हर विकास के कुछ, हर चीज़ के सिद्धांत होते हैं, उसी तरीके से हमारे विकास के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे अगर देखा जाए डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये क्या है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। जब से मैं पैदा भी नहीं हुई हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम से डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो गया था और जब तक मेरी डेथ नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट चलता रहेगा। कुछ ना कुछ मैं सीखती रहूँगी, ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। ग्रोथ रुक सकता है, जैसे कि हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर देखा था, तो ग्रोथ रुक सकता है लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। जब बहुत बुजुर्ग लोग हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ वो रोज़ के रोज़ में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। फिर है हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये कहाँ से होता है, ये पहले तो जनरल डेवलपमेंट होता है और फिर स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे जब छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है, जब उसे पेन पकड़ाया जाता है तो पूरा पाम का यूज़ करता है, यानी कि पूरे हाथ का यूज़ करता है पेन पकड़ने के लिए। तो वो क्या है, जनरल है, ठीक है। उसे इतनी अकल नहीं है या फिर इतना ज़्यादा उसका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो स्पेसिफिक फिंगर्स को यूज़ कर सके पेन पकड़ने के लिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, पहले जनरल होता है उसके बाद स्पेसिफिक होता है। जैसे कि आप अगर किसी बच्चे को पेन दे दोगे, उससे बोलोगे कॉपी में लिखो, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे सर्किल से बनाएगा। तो वो क्या है, वो जनरल है। और बाद में जब उसकी स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, डेवलपमेंट उसका और अच्छा हो जाएगा, तब वो ट्राइंगल और स्क्वायर बनाना शुरू करता है। तो पहले वो जनरल डेवलपमेंट होता है और बाद में स्पेसिफिक होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस। डेवलपमेंट में बदलाव आते रहते हैं। आज जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा, कल कुछ नया आ जाएगा, ठीक है। परसों कुछ नया आ जाएगा। तो क्या है, डेवलपमेंट में हमारे बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से जो भी आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं वो हमारा क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि एक गांव है, उसमें सभी जो उनके जो आसपास पूरे गांव के हर घर से एक आईएएस और एक आईपीएस है। तो ये क्या है, ये उस एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बेहतर इन्वायरमेंट है। तो उनकी जो नई जनरेशन भी आ रही होगी तो उन्हें इसी हिसाब की रेयरिंग मिलेगी, क्योंकि उनके घर के आसपास सभी आईएएस और आईपीएस हैं, ठीक है। जबकि वो एक बहुत अच्छा गाँव है, उसमें कुछ 50 के आसपास विलेज है और उस विलेज में हर घर से एक आईएएस और आईपीएस है। तो वहाँ के हर बच्चे को इन्वायरमेंट क्या मिलेगा, बहुत बेहतर मिलेगा। और साथ ही साथ हेरिडिटरी भी, उनको जो आने वाली जनरेशन उनकी है उनको हेरिडिटरी से भी उनके अंदर जीनियस वाले गुण आएंगे। तो उन दोनों की जो इंटरेक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं हम, हाँ, मतलब कि हम अनुमान लगा सकते हैं विकास का। जैसे कि कोई बच्चा है
हमने देखा 1.5 साल तक ये चलना नहीं सीख पाया है, ठीक है, अभी तक इसे चलना क्या है, ढंग से सही से खड़ा होना भी नहीं सीख पाया है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका विकास डिले रहेगा, ठीक है। इसने जब 2 साल में चलना सीखा, जबकि बच्चे 12, 13, 14 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये इसका जो डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट हमारा क्या है, प्रिडिक्टेबल है, मतलब कि हम अनुमान लगा सकते हैं। आप देखोगे किसी के घर का माहौल बहुत ख़राब होता है, अल्कोहलिक पेरेंट्स होते हैं घर में आकर, फादर अल्कोहलिक हैं और मदर को बहुत हार्शली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हम ये कह सकते हैं कि उनके बच्चों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, प्रिडिक्टेबल है। प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग के बीच का ये एक प्रोडक्ट है। मैच्यूरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वता, और लर्निंग का मतलब क्या होता है, हमारा सीखने का, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी इसे। विकास निरंतर चलता रहता है बिना रुके, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास में परिवर्तन शामिल है, वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच बातचीत का उत्पाद ये होता है, ठीक है। विकास पूर्वानुमान लगाया जा सकता है विकास के लिए। फिर है परिपक्वता और सीखने के बीच का उत्पाद हमारा विकास होता है, मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, ठीक है। मैच्यूरेशन में हमारा क्या है, मैच्यूरेशन हमारा बायोलॉजिकल रेडीनेस है टू एक्वायर स्पेसिफिक स्किल फिक्स्ड विथ हेरिडिटी, ठीक है। हर किसी के अंदर जो हम हमारे पेरेंट्स से हमें डीएनए मिला है स्पर्म और ओवम के थ्रू, हर पेरेंट्स से अपना यूनिक डीएनए आता है, ठीक है। उस डीएनए में ही ये फिट होता है, वो अपने आप ही अनफोल्ड होगा हमारा हर विकास, ठीक है। जैसे कि अपने आप ही जब हमारा 1 साल के आसपास के हम हो जाते हैं, तो हमारा क्या है, छोटे बच्चे का अंदर से ही एक अनफोल्ड होने लगेगा कि अब उसे क्या होना है, खड़ा होना शुरू कर देना है और उसे चलना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल रेडीनेस है। बायोलॉजिकल रेडीनेस का मतलब होता है कि जब एक स्पेसिफिक स्किल के लिए जो हमारी बॉडी है वो तैयार हो जाती है कि अब हम वो स्किल सीख सकते हैं। जैसे कि 4 महीने में बच्चा खुद ही साउंड्स निकालने लगता है अपने मुंह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूइंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल रेडीनेस है। उसे आप कोई भी मत बोलो, उसे बिल्कुल कुछ भी मत सिखाओ, लेकिन उसे जो सीखना होगा वो सीख ही लेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रेडीनेस बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बायोलॉजिकल जो हमारे अंदर जेनेटिकली प्लान फिट है, वो उसे डायरेक्ट करेगा कि अब आपका क्यूइंग का टाइम आ गया है, अब आपको अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है। तो लैंग्वेज के लिए आपको क्या है, साउंड्स निकालने शुरू कर देने चाहिए, चाहे आप उसको इन्वायरमेंट के थ्रू कुछ दो या मत दो, ठीक है। तो इसे क्यों क्या बोलते हैं, मैच्यूरेशन बोलते हैं। मैच्यूरेशन क्या है, एबिलिटी टू अनफोल्ड स्किल्स। अनफोल्ड स्किल्स का मतलब क्या है, अनफोल्ड स्किल्स का मतलब ये है, जो भी हमारी स्किल्स है, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, चलने की, याद करने की, मेमोरी की, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, ये अपने आप ही अनफोल्ड हो जाती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, कि अब हम ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, डिसाइडेड बाय जेनेटिक जीन्स। ये हमारे किसके थ्रू डिसाइड होते हैं, जो हमें जीन्स के थ्रू, जो हमें जेनेटिक के थ्रू जो हमें जीन्स मिले हैं उसके थ्रू डायरेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक रोज़ की पेटल है, ठीक है, रोज़ की पेटल है, यानी कि जो रोज़ की बर्ड होती है, कली होती है, वो अपने आप ही धीरे धीरे खिल जाती है। उसे कोई भी नहीं खिलना सिखाता, ना उसे कोई खिलाता है, उसे कोई इतना कोई उसमें मेहनत नहीं करता, वो अपने आप ही उसकी पंखुड़ियाँ जो हैं, उसकी जो पेटल्स हैं, वो अपने आप ही खिलने लगती हैं। तो ये क्या है, ये क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक जेनेटिक प्लान फिट है रोज़ के अंदर, उसे पता है बर्ड्स हो गई हैं तो अपने आप ही खिलने लगेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जेनेटिक मैच्यूरेशन वो है जिसमें जेनेटिकली कोई भी हमारे अंदर स्किल जो होती है वो फिट होती है, और हमारी बायोलॉजिकली हम उस स्किल को एक्वायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई छोटा बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा है, तो आप उसे कितना भी आप चलने के लिए प्रैक्टिस करा लो, लेकिन जब तक उसकी खुद की बॉडी उसे चलने को नहीं बोलेगी, वो नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये क्या है, मैच्यूरेशन है। लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग है हमारा इन्वायरमेंट के थ्रू जब हम चीज़ों को सिखाते हैं। मैच्यूरेशन ठीक है, मैच्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इतनी जगह होनी चाहिए कि बच्चा चलना सीख सके, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस इसमें लर्निंग के थ्रू, लर्निंग में क्या होता है, हम एक्सरसाइज देते हैं, बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं, और साथ ही साथ हम उसके बिहेवियर में बदलाव भी आता है लर्निंग के थ्रू, जो वो अपने आसपास चीज़ों को देख के सीखता है, ठीक है। एक तो बॉडी उसकी बहुत मिच्योर हो रही
है उस स्किल्स को लेकर के, अब वो लिखना चाहता है, ठीक है, उसको वो उसका मन है, अब वो लिखने के लिए उसकी फिंगर्स इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि वो पेन पकड़ सके, लेकिन उसके पास पेन भी होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग के थ्रू उसको हम पेन जब देंगे या वो हमें देखेगा पेन पकड़ के लिखते हुए, हम जब अपनी फैमिली में किसी को, तभी वो उसको यूज़ भी कर पाएगा, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग हमारा इन्वायरमेंटल है, ठीक है, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। एक्सरसाइज हमें इसके एक्सरसाइज के थ्रू हम लर्निंग लेते हैं, और एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग, तो चीज़ को प्रैक्टिस कर करके हमें लर्निंग आती है। जैसे कि बच्चा धीरे पहले पेन पकड़ना सीखता है, तो वो उसको पेन को अपने हाथ में होल्ड करने में उसे टाइम लगता है, ठीक है, वो बार बार गिराता है पेन, फिर उसे एडजस्ट करता है, फिर सीखता है, तो धीरे धीरे उसको लर्निंग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उसकी लर्निंग होती है, उसे पेन पकड़ना वो सीख जाता है, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर में बदलाव भी आते हैं। वंशानुक्रम के साथ निश्चित विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के लिए जैविक तत्परता, ठीक है, यानी कि हमारी क्या है, बायोलॉजिकल रेडीनेस, कौशल प्रकट करने की क्षमता, ठीक है, और आनुवांशिक जीन द्वारा निर्णय लिया गया, ठीक है, डिसाइडेड बाय जेनेटिक जीन्स, ठीक है। फिर ये लर्निंग में क्या है, हमारा पर्यावरण, व्यायाम और अनुभव व्यवहार में बदलाव के थ्रू होता है। फिर है हमारा मैच्यूरेशन हमारे दो तरह के फंक्शंस में होता है, एक है फाइलोजेनेटिक, एक है ऑन्टोजेनेटिक, ठीक है। फाइलोजेनेटिक फंक्शंस में हमारा क्या होता है, जब हमारे जो स्किल्स कॉमन टू रेस, जैसे कि चलना फिरना, जो हम सब में कॉमन है, एक जो मानव जाति है उसमें जो कॉमन स्किल्स हम सीख रहे हैं, यानी कि क्रॉल करना, घुटनों के बल चलना, बैठना, वॉक करना, पकड़ना, चलाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी, ये हमारी हमारी आएंगी फाइलोजेनेटिक फंक्शंस में आती हैं, ठीक है। दौड़ के लिए सामान्य कौशल, उदाहरण रेंगना, चलना, बैठना इत्यादि, ठीक है, जो हमारी जनरल स्किल्स हैं, जो सबको आ ही जाती हैं, ठीक है, जो सब पूरे ह्यूमन जाति में सबका, हर बच्चा चलना सीख ही जाता है, ठीक है, तो वो क्या है हमारी फाइलोजेनेटिक है। ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन में क्या होता है, ये हमारी स्पेसिफिक तो इंडिविजुअल होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब हम वो चीज़ें वो सीख रहे हैं, जैसे स्विमिंग करना आपने देखा होगा, जिनके पेरेंट्स वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, उनके बच्चे भी उसमें अपने आप ही एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो एक स्किल्स आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल। तो ये क्या है, हमारा जो इंडिविजुअल के लिए जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, वो हमारी किस में आएंगे, ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन में आती है। जैसे स्विमिंग हो गया, राइडिंग हो गया, बाईसाइकिल हो गया, और राइटिंग हो गया। जरूरी नहीं है हर इंसान को साइकिल चलानी है, लेकिन साइकिल चलाने के लिए भी एक एज होती है, अगर आप उस समय सीख लोगे तो आप बहुत आसानी से सीख लोगे, सीख बाद में भी सकते हो, पर उतने अच्छे से आप नहीं सीखोगे, और आपको चोट लगने का डर भी रहता है, ठीक है। तो ऑन्टोजेनेटिक फंक्शंस और हमारा फाइलोजेनेटिक फंक्शंस, ठीक है। ऑन्टोजेनेटिक हो गई हमारा जो हर एक किसी के लिए कॉमन है, चलना तो सभी को आता है, साइकिल चलानी सबको नहीं आती है, जिस जो सीखेगा, जिसका मन होगा वो ही साइकिल चलाना सीखेगा, वो हमारा ऑन्टोजेनेटिक फंक्शंस में आएगा, ठीक है। फिर ये हमारे क्या था, ये हमारा था मैच्यूरेशन और लर्निंग की हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैच्यूरेशन और लर्निंग, मतलब कि मैच्यूरेशन और लर्निंग के बीच का इंटरेक्शन हमारा क्या है, जब ये दोनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, मैच्यूरेशन भी यानी कि बायोलॉजिकल रेडीनेस भी, और साथ ही साथ लर्निंग भी, कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ बोलने के लिए, और मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में मेरे साथ हैप्पीली बोलते हैं, तो मैं बहुत अच्छा लैंग्वेज डेवलपमेंट मेरा होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मैच्यूरेशन और लर्निंग, ठीक है। फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट फॉलोज फिक्स्ड पैटर्न्स एंड सीक्वेंस। अब जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स्ड पैटर्न में और एक फिक्स्ड सीक्वेंस में होता है, ठीक है, और ये आपको एग्जाम में कई बार आता है, जिसमें से पहला है सिफिलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। सिफिलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, मतलब ये क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट हमारा एक पैटर्न में होता है, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है, कि इसी पैटर्न में आपका डेवलपमेंट होगा। जैसे कि कोई भी इंसान पहले बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, और फिर दौड़ना सीखेगा, ये क्या एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी दुनिया का बच्चा पहले दौड़ना नहीं सीख सकता, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिफिलोकॉर्डल है पहला वाला, जिसको हम बोलते हैं हेड टू टो। हेड टू टो का मतलब क्या होता है, सिर से लेकर के पैर की तरफ, ठीक है। यानी कि हम जब आप देखोगे तो कोई छोटा बच्चा है, सबसे पहले वो अपना सर उठाना सीखता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो किस पे कंट्रोल करता है, अपने हेड पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर वो अपने आर्म्स पे कंट्रोल करना शुरू करता है, और उसके बाद वो अपने लेग पे कंट्रोल करना सीखता है। यानी कि उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सर से लेकर के
पैर की तरफ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसने अपना जो हेड है उसको कंट्रोल करेगा, हेड के बाद वो अपनी जो अपर बॉडी है यानी कि जो स्टमक एरिया ये वाला है, उसका बैक वाला एरिया है, वो इस पर कंट्रोल करना सीखेगा, और फिर सबसे लास्ट में वो पैरों पे कंट्रोल करना सीखता है। तभी सबसे लास्ट में बच्चा चलना और दौड़ना सीखते हैं, बैठने वो पहले सीख जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहाँ चलता है, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में चलता है, यानी कि हेड से लेकर के, सिफेलो मतलब हेड से लेकर के, कॉर्डल मतलब पैर की तरफ, ठीक है, हेड टू टो, ठीक है। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, नियर टू फॉर। नियर टू फॉर का मतलब ये होता है जितनी जो बॉडी पार्ट्स हमारे हार्ट के, हमारे दिल के, या हमारी जो सेंटर बॉडी है इसके पास होते हैं उनमें कंट्रोल पहले आ जाता है, और जो बॉडी पार्ट्स हमारे सेंटर बॉडी से दूर के हैं उनमें कंट्रोल हमारा लेट हम कर पाते हैं। जैसे कि आर्म्स हैं, आर्म्स मतलब हमारे जो भुजाएं हैं उन पे हम पहले कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम हाथ पे हमारा कंट्रोल आता है, जो हमारा पाम होता है, हथेली होती है, उस पर कंट्रोल बाद में आता है, और फिंगर्स पे हम सबसे लास्ट में कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि फिंगर हमारे शरीर से सबसे ज़्यादा दूर होती हैं, उंगलियां हमारे सबसे ज़्यादा दूर होती हैं, ठीक है। फिर क्या है, हमारा विकास निश्चित पैटर्न और अनुक्रम का अनुसरण करता है। सिफेलोकॉर्डल, इसको हिंदी में मस्तकाधोमुखी बोलते हैं, ठीक है, मस्तकाधोमुखी, हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी, यानी कि सिर से, मस्त मतलब मस्तिष्क से लेकर के पैर की तरफ, मस्तकाधोमुखी। सिर से में सबसे पहले सिर पे कंट्रोल करेंगे, फिर हाथ पे कंट्रोल करेंगे, और फिर पैर पे करेंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलता है निकट दूरगामी, ठीक है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, निकट से दूर की तरफ, यानी कि निकट दूरगामी। केंद्र से चरम तक, ठीक है, केंद्र मतलब जो हमारे बॉडी के सेंटर पार्ट्स है, हार्ट हो गए, इसके आसपास के जो पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा जो भुजाएं हैं, जो थाइस है, उन पे पहले कंट्रोल आएगा, और फिंगर्स पे सबसे लास्ट में कंट्रोल बच्चे का आता है, क्योंकि वो हमारे शरीर से सबसे दूर पाई जाती है। सबसे पहले बाह पे कंट्रोल होगा, फिर हाथ पे होगा, फिर हमारे फिंगर्स पे होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, ये दोनों कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। सिफेलोकॉर्डल सिंपल सी बात है, हेड टू टो दे देंगे, एक तरफ सिफेलोकॉर्डल दे देते हैं, एक तरफ वो हेड टू टो दे देते हैं, ठीक है, दूसरे में दे देंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल और नियर टू फार। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, बेसिकली ये आपको मैच करना होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट कंटेन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ बिल्कुल, डेवलपमेंट में क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि हर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यानी कि हर इंसान का अपना खुद का एक विकास का टाइम होता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 9 महीने में चलना सीख ले, ठीक है, कुछ 9 महीने में सीखेंगे, कुछ 10 महीने में, कुछ 11 में, कुछ 12 में, ठीक है, लेकिन एक जो एक टाइम पीरियड है उसके अंदर सीख लेंगे, यानी कि 1 साल से 12-15 महीने तक बच्चे चलना सीख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे, लेकिन डिफरेंसेस समय पाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो 1 साल में चलना सीख ले, हो सकता है एक की जगह 11 महीने में सीखे, ठीक है, या फिर एक की जगह 13 महीने में सीखे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में पाए जाते हैं, हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट स्टेजेस, डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट स्पीड में होते हैं, और किसमें, डिफरेंट स्टेजेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस होती हैं, प्रीनेटल, चाइल्ड इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड, और फिर ओल्ड एज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 8 स्टेजेस हमारी होती हैं। तो ये है, हर स्टेज में आप ये देखोगे कि हर स्टेज में जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है, यानी कि इन्फेंसी में अगर आप देखोगे तो सबसे तेज डेवलपमेंट होता है, उसके बाद सबसे तेज डेवलपमेंट एडोलसेंस में होता है, जो हम किशोरावस्था होती है, युवावस्था होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो ग्रोथ स्पर्ट की अगर हम देखें तो 2 स्टेजेस होती है, ग्रोथ स्पर्ट मतलब तीव्र वृद्धि वाली 2 स्टेजेस होती है मानव जीवन काल में। पहली वाली हमारी इन्फेंसी होती है, इन्फेंसी में क्यों होता है, क्योंकि उसमें बच्चा बहुत सी चीज़ें सीखता है, ठीक है, बहुत सी नई नई चीज़ें वो सीखता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तीव्र विकास वाली स्टेज कौन सी है, हमारी इन्फेंसी है, और सेकंड वाली हमारी किशोरावस्था है, क्योंकि आप देखते हैं एकदम ही आपका 4 या 5 साल में एक पूरा आपके पास, आपके सामने जो अभी तक 4 साल पहले छोटा बच्चा था वो अचानक ही बिल्कुल एडल्ट शेप में आपके सामने आ जाता है। तो दोनों में हर स्टेज में अलग अलग जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो अलग अलग होती है। इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो एडल्टहुड में जो डेवलपमेंट है वो धीमा हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत जो बाकी के चाइल्डहुड स्टेज है उसमें भी उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता जितना हमारा इन्फेंसी और एडोलसेंस में होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा जो है 2 चीज़ें और हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखिए, अगर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हर
एक स्पेसिफिक एज होती है एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें ये देखा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर स्किल्स को प्राप्त कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सही दिशा में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर कोई बच्चा 2 साल तक चलना ही नहीं उसने शुरू किया है तो ऑब्वियसली वो स्कूल लेट जाएगा, ठीक है। जब जब बच्चे 2.5 साल के उसमें प्ले जाने लगते हैं, उसका प्ले लेट हो जाएगा। अब उसका वो लेट हुआ तो उसके काफ़ी सारे डेवलपमेंट जो है अपने आप ही लेट हो जाएंगे। तो हमारे पास एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एज पे, एक स्पेसिफिक एज पे एक स्पेसिफिक स्किल हमारे बच्चे में आ जानी चाहिए। तो वो क्या है? एक तरह से हमारी चेक लिस्ट है, ठीक है। चेक लिस्ट है कि हमने अपने घर में चेक लिस्ट रखी है कि इतनी हाइट आपके बच्चे की हो जानी चाहिए इस स्टेज तक, ठीक है। तो वो हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, एक चेक लिस्ट की तरह ये काम करता है। इससे हमें ये पता चलता है पेरेंट्स को और जो डेवलपमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता चलता है कि जो सामने वाला बच्चा है इसका सही डेवलपमेंट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या है? एट अ स्पेसिफिक एज, एक स्पेसिफिक एज पे आपको क्या करना है? एक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स बाय चाइल्ड। आप बच्चे की एक स्पेसिफिक स्किल जब वो एक्वायर कर लेता है तो उसको हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते हैं, ठीक है। एक विशिष्ट उम्र में बच्चे द्वारा विशिष्ट कौशल प्राप्त करना, ठीक है। ये क्या है? हमारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जरूरी नहीं है वो कौशल प्राप्त ही कर ले, हो सकता है वो कौशल प्राप्त ना भी कर सके, ठीक है। तो हमारी चेकलिस्ट में वो फेल हो जाएगा। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मतलब समझ में आ गया ना? एक चेकलिस्ट की तरह काम करती है। इन्होंने दिया हुआ है कि बहुत सारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने रिसर्च करके दे रखा है, एक चेकलिस्ट दे रखी है कि इस समय ये बच्चे की जो है ये वाला डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ठीक है। फिर है डेवलपमेंटल टास्क। पहले डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोलते थे, आजकल डेवलपमेंटल टास्क भी बोला जा रहा है। ये हैवीगर्ट ने यूज़ किया था इस वर्ड को और इन्होंने बोला था इंडिविजुअल पासिस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। उनका मानना था कि हर व्यक्ति जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में पास होता है, ठीक है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में पास होने का मतलब क्या है? डेवलपमेंटल टास्क में अगर वो एक स्टेज में सही से उसने अपनी स्किल्स को एक्वायर किया है तो वो अगली स्टेज में भी बेहतर करेगा, ठीक है। और अगर सही से इस स्टेज पे जो उसके डेवलपमेंट उसके अंदर उसको अचीव कर लेने चाहिए थे वो नहीं कर पाया तो वो कहाँ जाएगा? वो फेल की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि फेल और एक्वायर हो गई हमारी। अगर फेल होता है वो अपने टास्क को अचीव करने में तो टास्क फील डिफिकल्ट एंड फर्दर टास्क फील मोर डिफिकल्ट। तो जो एक तो उसे जो टास्क वो कर रहा है उसे वो ही डिफिकल्ट लगेगा और साथ ही साथ अगर ये वाला फेल हो गया तो जो नए टास्क उसे कर लेने चाहिए तो वो भी उसको डिफिकल्ट लगेंगे। इससे क्या होगा? अनहैप्पीनेस आएगी क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रहा तो अंदर ही अंदर वो सैडनेस आएगी, अनहैप्पीनेस उस बच्चे में आएगी और आगे जाकर के और भी ज़्यादा जो फर्दर टास्क होगा उनमें भी उसको फेलियर होगा और वो नए टास्क के लिए भी रेडी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेज में हर छोटा छोटा टास्क भी बच्चा अचीव कर ले ताकि वो नए टास्क के लिए अपने आप को रेडी माने, ठीक है। अगर वो एक्वायर कर लेता है तो लीड टू सक्सेस, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी एक छोटी चीज़ आप देखोगे बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं तो वो अगर उस चीज़ को अचीव कर ले रहे हैं तो क्या होगा? वो सक्सेस हो सकते हैं। हैप्पी तो उनके अंदर लीड टू सक्सेस यानी कि भविष्य में वो सक्सेस की तरफ अचीव करेंगे, हैप्पीनेस आएगी और साथ ही साथ वो क्या होगा? कॉन्फिडेंस के लिए भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आई कैन डू इट, ठीक है। तो रेडी टू फर्दर टास्क और वो नए टास्क के लिए भी वो रेडी रहेंगे क्योंकि उनका पहला टास्क जो है उन्होंने बेहतर तरीके से अचीव किया है, कंप्लीट किया है तो नए टास्क के लिए भी वो क्या हो जाएंगे? रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और अचीव टास्क इफेक्टिवली, इससे क्या होगा? जो नया टास्क जो उनको अचीव करना है वो बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो अगर फेल हुआ तो कार्य कठिन लगता है और आगे का कार्य अधिक कठिन लगता है, दुख की ओर ले जाता है, आगे के कार्य में असफलता की ओर ले जाएगा, आगे के काम के लिए तैयार नहीं होगा बच्चा। इसके विपरीत अगर वो एक्वायर कर लेता है तो सफलता, खुशी, आत्मविश्वास की ओर ले जाता है और आगे के काम के लिए तैयार कार्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका? हमारे डेवलपमेंट का, ठीक है। इसमें से डेवलपमेंटल माइलस्टोन डेवलपमेंटल टास्क है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है, चेकलिस्ट है कि हर स्टेज पे बच्चे को ये के अंदर ये स्किल्स आ जानी चाहिए। डेवलपमेंटल टास्क में उन्होंने बोला था कि अगर फेल होगा तो बच्चा आगे का टास्क नहीं कर पाएगा और अगर पास हो जाएगा तो आगे का टास्क भी वो कर सकेगा। इसके अलावा इसमें जो आपके ये थे मैच्योरेशन लर्निंग प्रिंसिपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रिंसिपल आप पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है।
आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम अपना प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा था। नेक्स्ट क्लासेस से हमारा थोड़ा टफ वाला टॉपिक इसमें से स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा टेक्निकल भी है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।